नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमें दो एक्ट पढ़ने हैं, एक तो आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन दोनों एक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। एजेंडा की बात करें तो इस चैप्टर में हम आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। आरबीआई एक्ट में टोटल 5 चैप्टर हैं, 2 यहाँ डिस्कस करेंगे, 3 अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बैंकिंग इन इंडिया इज मेनली गवर्न्ड बाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो हमारे देश में जो बैंकिंग है उसको गवर्न करने के 2 एक्ट मेजर हैं, मुख्य एक्ट 2 हैं, बीआर एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बैंक्स फ्रॉम लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स to their winding up by virtue of the power conferred upon them under these 2 statutes। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों बैंकों के ऊपर कंट्रोल करती हैं, उनको लाइसेंस देना, उनको जो है बंद करना, दिवालिया कर देना, ये सारे काम। और इन सब के लिए उनके पास पावर कहाँ से आती है? इन्हीं 2 एक्ट की सहायता से, आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सहायता से उनके पास ये सारी पावर आती है। ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस आर नॉट यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द बैंक्स। सारे के सारे लीगल और रेगुलेटरी जो प्रोविजंस हैं वो बराबर तौर पर सभी बैंकों में लागू नहीं होते हैं, बराबर नहीं लागू होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की बात शुरू करेंगे। यहाँ पर हम बैकग्राउंड ऑफ इनैक्टमेंट यानी कि आरबीआई एक्ट आया ही क्यों, उसकी बात करेंगे। द जेनेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट स्टार्टेड इन 1926 व्हेन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। तो इसकी आरबीआई की शुरुआत जो है 1926 में होती है, जब एक रॉयल कमीशन बनाया गया इंडियन करेंसी और फाइनेंस के ऊपर। उसने कहा कि एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है, एक मुख्य बैंक की आवश्यकता है। सब्सिक्वेंटली ईयर 1927 में एक बिल जो है पेश किया गया सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, लेकिन ये बाद में हटा लिया गया। 1927 में बात नहीं बनी, पीछे हट गए। फिर वाइट पेपर पेश किया गया, अ वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्टेड द सेटिंग अप ऑफ रिजर्व बैंक एंड अ न्यू बिल वाज प्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1933। फिर से एक वाइट पेपर पेश किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर। उसमें भी कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए एक बिल 1933 में प्रेजेंट किया गया। आफ्टर 1 ईयर यानी 1934 में बिल जो है पास कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो उस समय होते थे उनकी रजामंदी से इसे पास कर दिया गया और इसके लिए जिसकी रिकमेंडेशन लगी थी फ्रेंड्स वो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन लगी थी। ठीक, तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने आ जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज अकॉर्डिंगली सेटअप एंड इट कमेंस्ड बिजनेस एज इंडिया सेंट्रल बैंक ऑन 1 अप्रैल 1935 एज ए प्राइवेट बैंक विद द पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। तो जब सहमति मिल गई असेंबली की तो आरबीआई इस्टेब्लिश कर दिया गया और हमारे देश में 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। एक प्राइवेट बैंक के तौर पर बना था ये, इट वाज ए प्राइवेट बैंक शुरुआत में, और पेड अप कैपिटल इसकी 5 करोड़ रखी गई थी। जब ये इस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई फंक्शन एज द सेंट्रल बैंक बोथ फॉर अनडिवाइडेड इंडिया एंड ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है। तो जब आरबीआई बना तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। तो उस समय सेंट्रल बैंक ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का था, बांग्लादेश का भी था उस समय बल्कि, ठीक है। और ब्रिटिश जो कॉलोनी थी बर्मा, यानी बर्मा में भी राज होता था, म्यांमार में भी, उसका भी सेंट्रल बैंक का काम आरबीआई ही करता था। इन 1942 आरबीआई सीज टू बी द सेंट्रल बैंक फॉर बर्मा यानी म्यांमार आफ्टर बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रन स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब जो है जब बर्मा आज़ाद हो गया तो सेंट्रल बैंक का रोल भी इनसे 1942 में चला गया। किसके पास से? आरबीआई के पास से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का सुपरविजन उन्होंने किया था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस आरबीआई ऑपरेटेड एज द सेंट्रल बैंक फॉर न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान आल्सो। ठीक है, तो जब पार्टीशन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तब भी आरबीआई सेंट्रल बैंक का काम किया है।
इट वॉज ओनली द नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1948 में, दैट RBI सीज टू सुपरवाइज द बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान व्हिच वाज देयर आफ्टर टेकन ओवर बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सेंट्रल बैंक है उस कंट्री का। ठीक है, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब ये सेंट्रल बैंक का काम करता था RBI पाकिस्तान के लिए। बाद में 1948 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना, जो सेंट्रल बैंक का रोल ले लिया, और उसी के साथ में RBI का रोल वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कई देशों को RBI ने कई देशों को गवर्न किया। RBI ने इंडिया, पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश भी हमारे पास था, है ना, और म्यांमार, इन सबके सेंट्रल बैंक का काम किया है। फाइनली प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट किया गया कब? इन ईयर 1949 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज RBI विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 अंडर द रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत, एंड ऑल इट्स शेयर वर ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकारी बैंक में बदल दिया। 1 जनवरी 1949 से ऐसा हुआ, और ये किया गया रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत। उसके सारे शेयर जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को। आगे बात करनी है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। द प्रियम्बल ऑफ RBI एक्ट डिस्क्राइब द फॉर्म, मतलब जो प्रस्तावना है इस RBI एक्ट की, वो डिफाइन करता है, ये क्या चीज़ डिफाइन करता है देखते हैं। इट इज़ एन एक्ट to constitute a Reserve Bank of India in order to regulate the issue of bank notes and the keeping of reserves with a view of securing monetary stability in the country and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। तो ये एक एक्ट है, यानी कि RBI एक्ट जो था वो बनाया गया था ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, बनाया जा सके, ताकि बैंक नोट की इशुएंस को रेगुलेट किया जा सके, छापने वगैरह का काम, साथ ही साथ में मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी मेंटेन की जा सके। ठीक है, और कंट्री की जो करेंसी है और क्रेडिट सिस्टम है उनको ऑपरेट किया जा सके, ताकि कंट्री को उसका फ़ायदा मिल सके। इसी के लिए जो है RBI को बनाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। इट इज़ आल्सो इन ऑर्डर टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। RBI एक्ट लाने का उद्देश्य ये भी था कि मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया जा सके, आधुनिक तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया जा सके, ताकि जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू, अब मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया शैल बी ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है प्राइस में स्टेबिलिटी रखना, साथ ही साथ में ग्रोथ को भी करते रहना। ग्रोथ भी करनी है लेकिन प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसका लुक आफ्टर कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। ठीक है, द RBI एक्ट 1934 को फ्रेंड जो है 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 5 चैप्टर्स, जो कि कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी बातें हैं, चैप्टर 2 में इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ, कैपिटल कितनी थी, मैनेजमेंट और बिजनेस क्या है, चैप्टर 3 में फ्रेंड्स सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के बारे में बात की गई है। और चैप्टर 3 के कई पार्ट हैं, कई सारे पार्ट हैं। चैप्टर 3 का पार्ट ए है कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। चैप्टर 3B है प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC है। चैप्टर 3C है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ है। चैप्टर 3D है रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज ETC। एंड देन हियर इट कम्स चैप्टर 3E है जॉइंट मैकेनिज्म है, चैप्टर 3F है मॉनेटरी पॉलिसी है, चैप्टर 4 है, अब ये चैप्टर 4 आ गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ से चैप्टर 4 आ गया जनरल प्रोविजन, चैप्टर 5 पेनाल्टीज। सोच रहे होंगे सर ये क्या है? सर सारे चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, नॉट टू वरी। ओके, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो ये बस एक ब्रीफ ओवरव्यू टाइप का है। इन एडिशन टू द अबव चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर तो हैं ही, इसके अलावा एक्ट में 2 शेड्यूल्स हैं। देयर आर 2 शेड्यूल्स, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2, 2 शेड्यूल भी हैं इसमें। ओके, अब हमें यहाँ पर सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है। सो हियर वी आर। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, बैंकिंग जो हमारे देश में बैंकिंग होती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ही गवर्न की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको लाइसेंस देने से ले करके उनको जो है बंद करने तक का पूरा काम देखते हैं। तो वो जो पावर है वो उनको इन्हीं दोनों एक्ट से मिलती है। जो रेगुलेटरी प्रोविज़न बनाए गए हैं वो सभी बैंकों के लिए सेम नहीं हैं, अलग अलग बैंक टाइप के बैंकों के लिए अलग अलग तरीके के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की बात करें तो कैसे कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया है, तो शुरुआत हुई थी 1926 में, जब रॉयल कमीशन बनाया गया किस चीज़ पर, इंडियन करेंसी और फाइनेंस के ऊपर। तो उसने सजेस्ट किया कि एक सेंट्रल बैंक इंडिया में बनना चाहिए, इसीलिए 1927 में एक बिल पेश किया गया, लेकिन उसे मना कर दिया गया, पास नहीं किया गया। वाइट पेपर पब्लिश किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर, जिसने बताया कि रिजर्व बैंक की ज़रूरत है, और फिर से एक बिल 1933 में पेश किया गया। एक साल बाद गवर्नर ने राजी हुआ और ये बिल पास हो गया, ठीक है, जिससे आरबीआई का गठन हुआ। और ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर ऐसा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में इस्टेब्लिश कर दिया गया। 1 अप्रैल 1935 से शुरुआत कर दी इसने काम की। प्राइवेट बैंक के तौर पर रजिस्टर हुआ था, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ की थी, ठीक है। जब ये बैंक बना तो उस समय पूरे इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया पर राज करता था, साथ ही साथ में म्यांमार या बर्मा का भी सेंट्रल बैंक का काम करता था। 1942 में बर्मा या म्यांमार का काम खत्म हो गया, क्योंकि वो ब्रिटिश से म्यांमार अलग हो गया तो उनकी छुट्टी हो गई। उसके बाद में जब इंडिया जो है बंटवारा हुआ तो आरबीआई 1947 में बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक का काम करता रहा, जब तक कि 1948 में वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बन गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद में आरबीआई की जिम्मेदारी खत्म हो गई, वही सेंट्रल बैंक बन गया वहाँ का। यानी कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तानी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठा करके आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया। 1 जनवरी 1949 से ये नेशनलाइज हो गया। नेशनलाइजेशन किस एक्ट के तहत किया गया? रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत किया गया। और सारे की सारी जो हिस्सेदारी थी, शेयर थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी मालिक हो गई, सब कुछ उनके पास चला गया। उद्देश्य क्या है इस एक्ट का? तो भाई आरबीआई एक्ट 1934 लाने का उद्देश्य था ताकि जो है जो बैंक के नोट इशू किए जाते हैं उसका रेगुलेशन किया जा सके, मॉनेटरी स्टेबिलिटी देश में रखी जा सके, करेंसी और क्रेडिट जो सिस्टम है देश का उसको ऑपरेट किया सके देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क को भी मेंटेन करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्स नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके लिए भी आरबीआई एक्ट को गठन किया गया था। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य देखा जाए तो प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ है, प्राइस की स्टेबिलिटी रखनी है ग्रोथ के साथ में। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई एक्ट को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर हैं, जिसमें से तीसरे चैप्टर में कई सारे पार्ट हैं। क्योंकि हम सारे चैप्टर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर बात करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। 5 चैप्टर के अलावा 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, ठीक है। अब पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, और मेरे ख्याल से दूसरा चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर बहुत छोटा सा है। चैप्टर नंबर 1 में है प्रिलिमिनरी, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2, लगभग बहुत सारे सेक्शन फ्रेंड्स इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 1 क्या है? दिस एक्ट विल बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड विल बी वैलिड फॉर होल ऑफ इंडिया। तो पहला सेक्शन कहता है कि इस एक्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाएगा और ये पूरे देश में लागू होगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हुई हैं, खास करके सेक्शन 2E में शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बात की गई है कि शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में शामिल हो। अभी हमने पढ़ा था ना कि 2 शेड्यूल हैं, 5 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में जो शामिल है उन्हें फ्रेंड्स शेड्यूल बैंक कह दिया जाता है। देखिए बुक में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ हम हर एक सेक्शन को नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको हर एक सेक्शन पढ़ना है तो आप आरबीआई एक्ट उठाइए और पढ़ लीजिए। यहाँ पर उन बातों को किया जाएगा, उन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी और देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन सब में काम आते हैं, बस उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हियर कम्स चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस, ठीक है। तो सेक्शन 3 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अ बैंक टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो एक बैंक जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा वो बनाया जाएगा ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी का सर्कुलेशन या मैनेजमेंट देखती है उसकी जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर आ जाए, और बैंकिंग के बिजनेस को भी टेक केयर करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाएगी। इसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, ठीक है। बैंक शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील।
जो बैंक होगा वो एक बॉडी कॉरपोरेट होगी जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब ये हमेशा सदा सर्वदा चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। और इसकी एक मुहर होगी, कॉमन मुहर होगी जो कि वैलिड रहने वाली है। फिर है सेक्शन 4 बात करता है कैपिटल ऑफ आरबीआई। ये हम चैप्टर 2 में है, राइट। सेक्शन 4 में कैपिटल ऑफ आरबीआई की बात होती है। कैपिटल ऑफ बैंक जो है वो 5 करोड़ थी जब इसको शुरू किया गया था। और दिस इज़ द पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई एंड इट मे बी नोटेड दैट, मतलब ये पेड अप कैपिटल है आरबीआई की 5 करोड़। और एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई की आई थी 31 मार्च 2022 की, उसके हिसाब से जो इनका कैपिटल रिजर्व है आरबीआई का वो 6,741 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि भाई इसका पेड अप कैपिटल जो है 5 करोड़ है। इस क्यों नहीं रिलेवेंसी, क्योंकि 2022 का डेटा हो सकता है 2024-25 में कुछ और हो गया हो, तो हम क्यों याद रखें। फिर रखा क्यों है, रखा इसलिए ताकि थोड़ा सा नॉलेज में रहे कि हाँ 5 करोड़ से शुरुआत की थी, आज इतना पैसा हो गया है। सेक्शन 6 एंड 8 मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात करेंगे। द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ द बैंक आर इंटरेस्टेड टू अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। तो मतलब कहने का कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करेगा उसके लिए सारी जो है पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 के तहत। सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होगा? सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर होंगे, कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर होंगे, 4 तक डिप्टी गवर्नर होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे, यानी गवर्नर डिप्टी गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। एंड अदर डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अंडर। इसके अलावा अदर डायरेक्टर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें अदर डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और हर एक जो है लोकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। मतलब 4 डायरेक्टर चुने जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन करेगा, और ये 4 लोकल बोर्ड हैं, जियोग्राफिक हिसाब से आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं, उनमें से एक एक डायरेक्टर चुना जाएगा। 10 डायरेक्टर जो है नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट फील्ड से। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी 10 डायरेक्टर, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। तो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इसमें शामिल होंगे। किसमें? जो ये आपका आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसमें हमें बात हो रही है, ठीक है। फिर है गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर आर होल टाइम ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर फुल टाइम इसके ऑफिशियल कहलाएंगे। गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो गवर्नर आरबीआई का और डिप्टी गवर्नर जो 4 हैं वो कितने समय तक ऑफिस रख सकते हैं इसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही। लेकिन ये अधिकतम 5 साल हो सकता है, और इनको रीअपॉइंट किया सकता है। एक ही आदमी, रघुराम राजन जैसे गवर्नर थे, उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा मतलब व्यवस्था है इसमें। रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड। फिर है द गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 8(1)(d शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको नॉमिनेट किया जाएगा इनके बोर्ड में, वो कब तक ऑफिस में रहेंगे? जब तक सरकार का मन रहे, जब तक सरकार चाहेगी तब तक वो लोग बोर्ड का हिस्सा रहेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेट किए गए हैं। डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द लोकल बोर्ड, जो लोकल बोर्ड में डायरेक्टर नॉमिनेट किए गए हैं उनका जो कंटिन्यू ड्यूरिंग द मेंबरशिप ऑफ द लोकल बोर्ड। उन मतलब जो डायरेक्टर लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर लाए गए थे वो कब तक काम करेंगे? जब तक वो लोकल बोर्ड के मेंबर हैं। जब तक लोकल बोर्ड के मेंबर हैं तब तक वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई का उसके भी मेंबर रहेंगे। द अदर डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर 4 years एंड देयर आफ्टर अंटिल देयर सक्सेसर आर नॉमिनेटेड। तो जो अदर डायरेक्टर्स होंगे आरबीआई में उनको 4 साल तक ऑफिस होल्ड करने की आज़ादी होगी, और उसके बाद में जब तक उनका जो है अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक रहेंगे। 4 साल होगा, मान लो 2-3 महीने या 6 महीने और लग रहे हैं नया सक्सेसर आने तक, तो उतने दिन तक और होल्ड कर लो, बट 4 साल तक का टेनर होता है, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट डील्स विद द डिटेल्स ऑफ लोकल बोर्ड एंड मेंबर्स ऑफ द लोकल बोर्ड। जो सेक्शन 9 है आरबीआई एक्ट का वो लोकल बोर्ड की डिटेल और उनके मेंबर्स की डिटेल के बारे में डिस्कशन करता है। लोकल बोर्ड की बात करें, अ लोकल बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ईच ऑफ द 4 जियोग्राफिकल टेरिटरीज which are specified in the first schedule of the act and shall consist of 5 members to be appointed by the central government। तो लोकल बोर्ड जो है वो 4 जियोग्राफिकल टेरिटरीज में 4 लोकल बोर्ड बनाए गए हैं। इन लोकल बोर्ड के बारे में जानकारी फर्स्ट शेड्यूल
में दी गई है, एक्ट के आरबीआई एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है। जो लोकल बोर्ड होगा उसमें 5 मेंबर होंगे और ये पाँचों मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। द टेनर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकल बोर्ड विल बी 4 ईयर। अब ये जो लोकल बोर्ड है इसके जो मेंबर्स होंगे उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म टोटलिंग 8 ईयर। और इनको जो ये मेंबर हैं ये 4 लोकल बोर्ड के, इनको 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है और ज़रूरत पड़ी तो एक 4 और साल के लिए अपॉइंट कर सकता है। टोटल 8 साल के लिए ये रह सकते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 11 रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से रिमूवल की बात करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस द गवर्नर और डिप्टी गवर्नर और एनी अदर डायरेक्टर और एनी मेंबर ऑफ अ लोकल बोर्ड। तो मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिमूव कर सकती है गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को, किसी डायरेक्टर को या किसी लोकल बोर्ड के मेंबर को। देखो यहाँ ऐसे पढ़ने में नहीं समझ में आता है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। एग्जाम में क्या पूछेगा, ये बताओ कि जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, इनको कौन रिमूव कर सकता है। अब ऑप्शन दे देगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद में 2 और ऑप्शन आपको दे दिए। फिर आप कन्फ्यूजन या इवन आरबीआई भी लिख देगा। अब वहाँ पर सोच में पड़ जाता है आदमी कि यार कौन रिमूव कर सकता है, लाइक दैट। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है आरबीआई के लोगों को हटाने की पावर, ठीक है। तो बस यहीं पर फ्रेंड जो है मतलब सेक्शन 11 तक हमने चैप्टर 2 का पढ़ लिया है यहाँ तक। अभी और भी हैं इसके अंदर में सेक्शंस, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ये बात हो गई थी कि 5 चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा कि सेक्शन 1 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से इसे जाना जाएगा, पूरे देश पर लागू होगा। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। सेक्शन 2E में शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन दी गई है। शेड्यूल्ड बैंक उसे कहते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जिसका नाम शामिल है। चैप्टर 2 में आता है, बात होती है इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में। सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन की बात करता है। ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। वो किस लिए बना हुआ है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो करेंसी का जो है मैनेजमेंट देखती है उसको टेक ओवर कर ले और बैंकिंग बिजनेस को भी टेक ओवर कर ले। सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आरबीआई ये सारी चीज़ें लुक आफ्टर करे। और जो हमारा आरबीआई होगा वो बॉडी कॉरपोरेट के रूप में रजिस्टर किया जाएगा और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, सदा सर्वदा ये चलेगा और इसकी एक मुहर होगी जो कि वैलिड रहेगी, ठीक है। कैपिटल की बात करें तो आरबीआई की जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो 5 करोड़ रुपए है। सेक्शन 4 में ये बताया गया है। सेक्शन 7 और 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ मैनेजमेंट और सेंट्रल बोर्ड की बात की जाती है। तो भाई जो भी पावर वगैरह है आरबीआई को गवर्न करने की, चलाने की, सारी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है, जो कि सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होगा, सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। कौन कौन से डायरेक्टर होंगे, तो 4 डायरेक्टर होंगे जो 4 लोकल बोर्ड से लिए जाएंगे और 10 डायरेक्टर होंगे जिनको अलग अलग क्षेत्र से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी जो है नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। फिर इन्हीं के बारे में बताया गया कि जो गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, होल टाइम ऑफिशियल होता है। जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, वो जब अपॉइंट किया जाता है तो उसका टर्म फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है और रीअपॉइंटमेंट की भी आज़ादी होती है। यहाँ पर दोबारा से भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनका ऑफिस तब तक रहेगा जब तक गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेट हो रहे हैं, इनके टेनर की बात की गई भाई कि इनको तब तक ही जो है यहाँ ऑफिस में एंजॉय मिलेगा जब तक सरकार को मज़ा आता रहेगा, सरकार को प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, ठीक है। डायरेक्टर्स जो नॉमिनेट किए गए हैं लोकल बोर्ड से, वो जब तक लोकल बोर्ड के मेंबर रहेंगे तब तक वो जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई का उसके भी मेंबर रहेंगे। जो सेक्शन 9 है आरबीआई एक्ट का वो डील करता है लोकल बोर्ड और उनके मेंबर्स के बारे में। अगर लोकल बोर्ड की बात करें तो पूरे देश को 4 जियोग्राफिकल टेरिटरीज में बांटा गया और उसी तरीके से 4 लोकल बोर्ड बनाए गए हैं और इसके बारे में जानकारी कि टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है वो फर्स्ट शेड्यूल में आरबीआई एक्ट में दे रखी है। इसमें 5 मेंबर होंगे, हर एक लोकल बोर्ड में 5 मेंबर होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। आप अगर ध्यान देना तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। देखो बॉस कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आरबीआई है। जब बैंक आते हैं तो कहीं आरबीआई कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ध्यान रखो जब किसी बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई इनकी बात करोगे तो इनके 2 बॉस हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी। तो वहाँ डाउट हो सकता है कि आरबीआई करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन आरबीआई के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारा का सारा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखिए कहीं पर भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसमिस कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सारा कुछ
पावर, मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एक बात ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद में जो मेंबर लोकल बोर्ड के होंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी 4 साल के लिए होगी, री अपॉइंटमेंट जो है मैक्सिमम 2 टर्म के लिए यानी टोटल 8 साल के लिए इनको अपॉइंट किया सकता है। सेक्शन 11 अगर बात करें ऑफिस से रिमूवल को लेकर के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है कि वो गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को या किसी और डायरेक्टर को, मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड को, इन सबको रिमूव कर सकते हैं सेक्शन 11 के तहत, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ समझने की होती है। पहला, सेक्शन 11 के तहत रिमूवल की पावर होती है, किसको होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप है आपको पसंद आएगा ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम, जैसे ये सेक्शन 11 तक हो चुका है, तो हम इसी में चैप्टर नंबर 2, अभी चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।